ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोबारा से कि आज हमने अ, पढ़ना क्या है। तो ये वैसे पहले ही मैंने बता दिया, लेकिन जो न्यू आए हैं ये जस्ट उनके लिए। सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है जी वेब बेसिक्स। आप में से कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट उनको ये नहीं पता। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारी होगी जेंगो बेसिक्स, कि जेंगो काम किस तरह से करता है। ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे वेब बेसिक। ओके। सो देखें, वेबसाइट जो है यूजुअली इसकी इसको अगर हम डिवाइड करें ना, तो इसका स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से होता है, तो इसकी हम 3 लेयर्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, और फिर इसकी बैक के ऊपर होता है डेटाबेस। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, तो जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर आपको एग्जांपल दूं, जब एलएमएस की आपको एग्जांपल देता हूँ, वो भी तो एक वेबसाइट है ना। तो जो जहाँ पर आप लॉगिन कर रहे होते हैं, जो आपको नज़र आ रहा होता है पेज, ठीक है, जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है फ्रंट एंड। ठीक है, इसका जस्ट मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद बैक एंड वो होता है जहाँ पर आपका डाटा जाके प्रोसेस होता है। ठीक है, वो होगा हमारा बैक एंड। ओके। और बैक एंड जो है वो डाटा कहाँ से लेते हैं या कहाँ पे स्टोर करता है, वो होते हैं हमारा डेटाबेसिस। कुछ इस तरह का आइकन होता है डेटाबेसिस का। ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं हमारा डेटाबेसेस, जहाँ पर डाटा जाके स्टोर होता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो वो कुछ इस तरह से होगी। मैं ज़रा प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। ओके जी। क्लैप्स एंड क्लैप्स। ओके। तो यहाँ पर वैसे तो ये ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये फ़ाइल कौन सी, ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ वेब बेसिक्स की बात कर रहे हैं। सो मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, और यहाँ पर टेम्पलेट के फ़ोल्डर के अंदर मैंने आपको बताया था इनके अंदर आपने चेंजिंग करनी है। और ये वो सारी फाइल्स थी, अब तो आपको पता लग गया होगा, जो मतलब हमें हमारा यूज़र इंटरफेस बना के देती हैं, लाइक HTML फाइल्स। तो ये सारा हो गया हमारा फ्रंट एंड। ठीक है। अब इन फाइल्स का जो डाटा था, इसको प्रोसेस कर रही थी ये वाली फाइल्स, डॉट पी वाई की फ़ाइल, जैसे व्यू डॉट पी वाई ये प्रोसेस करती है जो डाटा वहाँ से आता है। ठीक है। या मॉडल्स डॉट पी वाई। ठीक है, ये दो फाइल्स हैं जो कोलैबोरेट करती हैं, मतलब डाटा को प्रोसेस वगैरह करने में। तो इसको हम बोलते हैं बैक एंड, यानी कि ये वो कोड होता है जो यूज़र को नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है। अब जो इस कोड से बनता है वो तो यूज़र को नज़र आ रहा होता है ना, इसलिए इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। और ये वो जो बैक एंड के ऊपर हमारा जो डाटा आ रहा होता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये बैक एंड है। ओके। उसके बाद आ जाती है बात डेटाबेस की। डेटाबेस क्या चीज़ है? डेटाबेस देखें, वो फाइल कह लें, ठीक है, या वो सिस्टम होता है जो डाटा को स्टोर करता है। तो ये जेंगो के अंदर हमें डेटाबेस साथ ही मिलता है। ये रहा हमारा डेटाबेस। दिस इज़ db.sqlite3। db मीन डेटाबेस, और SQLite3 ये इसका वर्जन कह लें, या इसके टाइप कह लें। SQL बेस्ड डेटाबेस है। और ये SQLite है। बहुत सारे SQL डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस। और इसके अंदर बहुत सारे वर्जन आते हैं, SQLite है, MySQL है, और भी 2-3 है। तो हमारे ये जो जेंगो है फ्रेमवर्क, इसके अंदर डेटाबेस साथ ही मिलता है। तो ये होगी हमारी 3 लेयर अप्रोच, इसको हम 3 लेयर अप्रोच भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि डाटा जो है वो कैसे, मतलब लेट्स से हमने अपना पासवर्ड और वो यूज़र नेम, लाइक आईडी जो होती है PC2 समथिंग जो भी है, वो हमने अगर एंटर की है, तो वो किस तरह से मतलब जाती है बैकएंड के पास, और बैकएंड से फिर डेटाबेस के अंदर जा किस तरह से वेरीफाई होती है। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, मैं यहाँ पर एक फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। चलें, व्यू पे ओपन कर लेते हैं, व्यू LMS। ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट एंड है, ये लोड हो गया।
अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी आईडी लिखूँगा, आईडी और पासवर्ड लिखूँगा, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल गलत पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। और ये मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। मैंने साइन इन पे क्लिक किया और यहाँ पर इसने एक एरर थ्रो कर दिया मुझे, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये किस तरह से हुआ है, देखें। सबसे पहले यूज़र जो है वो अपना डाटा एंटर करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो अपना जो भी डाटा है उसको एंटर करेगा, ओके। अब जो फ्रंट एंड है ना हमारा पेजेस, जो फ्रंट एंड के पेजेस हैं लाइक HTML पेजेस, ये डाटा सारा उठा के भेजते हैं बैक एंड को, बैक एंड के ऊपर जो कोड है। अब वो जो कोड है वो क्या, उसके अंदर क्या लॉजिक है, लॉजिक असल में होता है हमारा सारा इस कोड के अंदर, ठीक है। इधर यहाँ सारा लॉजिक इधर होता है, ठीक है। अब इधर एक लॉजिक हमने लगाया हुआ है कि भाई जो डाटा आ रहा है फ्रंट एंड से उसको मैच करो बैक एंड में जा, उस सॉरी डेटाबेस में जाके। अगर तो उस डाटे के साथ का कोई अकाउंट मिलता है तो फिर यूज़र को रीडायरेक्ट कर दो इसके होम की तरफ, जिस तरह हमारा LMS ओपन हो जाता है ना, तो वो हमारा होम होता है। अगर तो इस जो यूज़र डाटा दे रहा है इसके साथ का कोई डाटा नहीं है, ठीक है, तो फिर इसको मैसेज यहाँ पे फ्रंट एंड पे दे दो कि भाई इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब अपने हिसाब से मर्ज़ी हम यहाँ पर एरर दे सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है। अब देखें ये मेरी आईडी है और ये पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया है, तो बैकएंड के पास जब ये डाटा जाएगा वो ये इसको स्टोर करेगा, आईडी को अपने पास और पासवर्ड को भी अपने पास वक्ती तौर पे स्टोर करेगा किसी वेरिएबल में, और फिर इसको मैच करना शुरू करेगा डेटाबेस के अंदर जाके, वन बाय वन मैच करेगा, ठीक है। अगर लेट से उसको आईडी मिल गई है ये वाली, तो वो देखेगा क्या इस आईडी का पासवर्ड यही है जो यूज़र ने एंटर किया है। अगर तो वही होगा फिर लॉगिन, अगर नहीं वो होगा तो एरर थ्रो कर देगा। सेम इसी तरीके से हर डाटा जो है डेटाबेस के अंदर जाकर मैच होता है, ठीक है। और फिर वो अगर मैच हो जाए तो डेटाबेस वापस उसको मैसेज दे देता है कि भाई आपका जो डाटा है वो मैच हो गया है, ठीक है। और अगर तो मैच हुआ है तो डेटाबेस मैसेज देगा सक्सेस का, अगर मैच नहीं हुआ तो वो फिर एरर का एक मैसेज देगा डेटाबेस, और फिर जो बैक एंड के ऊपर लॉजिक होगा हमारा वही मैसेज पास कर देगा फ्रंट एंड को। इस तरह से काम करता है। अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो इनको बोलते हैं डाटा ड्रीवन वेबसाइट्स, ये सारी इसी तरह से काम करती हैं। चाहे वो आपकी कोई नादरा की वेबसाइट है, कोई भी मतलब इवेंट बेस्ड कोई वेबसाइट है, वो इसी तरह से काम करती हैं कि यूज़र जो डाटा दे रहा है उसको डाटाबेस में जाकर मैच किया, अगर रिकॉर्ड मिला ठीक है तो वो दे दिया, ठीक, अगर नहीं मिला तो एरर दे दिया। ये तो थी बात कि डाटा जो है मतलब पेजी से किस तरह से जाके मैच होता है। अब हमने हर दफ़ा मैच तो नहीं करना, हमने स्टोर भी करना है डेटाबेस के अंदर, तो डाटा इसी तरह से स्टोर भी होता है, ठीक है। लाइक जब यूज़र साइन अप करता है, ठीक है, जब यूज़र साइन अप करता है तो डाटाबेस के अंदर जाकर डाटा स्टोर होता है। चलें, मैंने अभी तो मतलब आपको ज़ुबानी कलामी बता रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। अब मुझे प्रोजेक्ट जो है इसको रन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो साथ इसके डेटाबेस आता है ना, इसको हम ओपन नहीं कर सकते डेटाबेस को। तो इसको ओपन करने के लिए एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की थी आज, जिसके बेस के ऊपर हम इस डेटाबेस को ओपन करके देख सकते हैं एक्चुअली कि यहाँ पर हो क्या रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं स्क्रीन मेरी शेयर ही है, आप ज़रा लेफ़्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। ओके, तो डेटाबेस को फ़िलहाल के लिए मैं आपको ओपन कर देता हूँ, लेकिन ओपन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं ना, इसका मकसद ही एक्चुअली ये होता है कि डाटा को स्टोर करना। अब वो जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उस हिसाब से हमारा डाटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मेन काम है हमारा सॉफ्टवेयर्स बनाने का, ये सारे सिस्टम्स बनाने का, ये यही होता है कि हम डाटा को स्टोर करें और फिर बाद में वक्त पर जब हमें ज़रूरत पड़े हम उस डाटा को रिट्रीव करें और उस डाटा को देख सकें, एडिट कर सकें, ठीक है। ये सारा मकसद होता है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए डाटाबेस फिर एक अहम चीज़ है क्योंकि वहाँ पर तो सारा डाटा स्टोर होता है। चलें, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डाटाबेस ओपन करके दिखाता हूँ। ये है हमारा डाटाबेस, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, इसको यूज़ करने का कुछ तरीका इस तरह से है। ये हमें ग्रेटर देन साइन लगाना पड़ता है, और इसके बाद यहाँ पर ओपन डेटाबेस, एंड यहाँ से मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि हमारा ये है DBSQL Lite 3, और यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है।
लेकिन अभी ये सिर्फ डेटाबेस के टेबल शो करेगा हमें। डेटाबेस के अंदर ना डाटा जितना भी होता है वो टेबल की फॉर्म में जाके सेव होता है। मतलब हर एंटिटी का टेबल अलग होता है। जैसे यूज़र का डाटा स्टोर करना है तो यूज़र का टेबल, एडमिन का डाटा स्टोर करना है एडमिन का टेबल। बात का इस तरह होता है एडमिन और यूज़र का जो डाटा होता है वो एक ही टेबल के अंदर होता है जिसको हम यूज़र का टेबल बोलते हैं। इस तरह अगर प्रोडक्ट का डाटा सेव करना है कि मतलब प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी परचेज सेल प्राइस, उसकी कैटेगरी क्या है, तो उसके लिए प्रोडक्ट का टेबल। इसी तरह से अगर कैटेगरी को स्टोर करना है डिफरेंट अलग अलग, तो उसके लिए कैटेगरी का टेबल। और सो ऑन, मतलब जितने आप एंटिटीज़ स्टोर करना चाहेंगे, एंटिटी उस चीज़ को बोलते हैं जिसका हम डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो जितनी एंटिटी हम स्टोर करना चाहते हैं उसका अलग से टेबल बनेगा, दैट्स इट। इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पर हमारा है डेटाबेस DBSQLite 3। अगर इसको ओपन करूं तो ये इसके अंदर काफ़ी सारे टेबल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ टेबल ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। जैसे ये टेबल जिनसे पहले जेंगो लिखा हुआ है और ये ऑथ लिखा हुआ है, ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हैं। इधर से लेके मतलब ये बनते हैं तकरीबन इतने। ठीक है, मतलब जिनसे पहले ऑथ या जेंगो लिखा है ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है। ओके, ये जेंगो हमें बना के देता है। बाकी इसके बाद जो टेबल हैं अब ये हैं हमारी एंटिटीज़ के टेबल जो हमने खुद से बनाई है। लाइक ये कैटेगरी हो गई, ठीक है, ये परचेज़ हो गया। अब इनके अंदर डाटा क्या है वो भी हम देखेंगे। ये रिपोर्ट हो गया, ये सेल, सेल आइटम एंड स्टेशनरी, और ये परचेज़ का भी है। ओके, तो अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट आपको कैटेगरी का टेबल यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। क्विक क्वेरी। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ये क्वेरी क्या होती है इसको हम बाद में देखेंगे। डेटाबेस जो होता है ना, SQL डेटाबेस, इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डिलीट करने के लिए ये हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हो किसी फ्रेमवर्क को, जैसे भी हम जेंगो को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्वेरीज उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखी होती हैं, हमने जस्ट फंक्शन यूज़ करना होता है। मोस्टली फंक्शन होता है जस्ट सेव का, मतलब हमने जस्ट सेव और पैरेंथेसिस डालनी होती हैं, वो खुद ही वो क्वेरी को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे मैन्युअल लिखनी पड़ेगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेशनरी और कैटेगरी। ओके, और अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल तो ओपन हो गया लेकिन इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। आई थिंक कि मैंने डाटा डिलीट कर दिया होगा। मैं ज़रा प्रोजेक्ट को रन कर लूँ। ये है मेरा प्रोजेक्ट। अगर मैं कैटेगरीज में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कैटेगरी है ही नहीं है, इसलिए मुझे उसने कोई डाटा शो नहीं करवाया। मैं यहाँ से कैटेगरी ऐड करता हूँ। कुछ भी नाम रख लेते हैं, पेंसिल्स, डिस्क्रिप्शन ऑल पेंसिल्स, सेव। ठीक है, ये सेव हो गई। अब अगर मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वो यहाँ पर डाटा नज़र आएगा। इसको रिफ़्रेश करने का मैं ज़रा कोई शॉर्ट फॉर्म से ढूंढ लूँ। ओके, कॉपी, दोबारा से मुझे कमांड सारी लिखनी पड़ेगी। क्विक क्वेरी, डेटाबेस सेलेक्ट किया एंड ये आ गई हमारी क्वेरी। कॉपी नहीं हुई, सो सेलेक्ट फ्रॉम स्टेशनरी एंड कैटेगरी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक जो मैंने डाटा भी एक कैटेगरी ऐड की थी वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, पेंसिल्स, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। बाकी यहाँ पर ये टेबल जो है ये हमारा हो गया जी कैटेगरी का टेबल, और इसके अंदर ये 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। आईडी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है, ये हर टेबल के अंदर होता है आईडी कॉलम, ताकि हर रिकॉर्ड को हम अलग से पहचान सकें। ठीक है, हर जो रिकॉर्ड होता है टेबल के अंदर उसके अलग पहचान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे होते हैं या एडिट कर रहे होते हैं
तो इसी आईडी से हम उसको रेफ़र करते हैं कि भाई ये ऐसा रिकॉर्ड जिसकी आईडी नंबर 2 है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो इस तरह ये आईडी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। बाकी इसकी डिटेल जो है वो हम बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल करके। सो यहाँ पर आपको डाटा नज़र आ रहा है। अब ये है कि ये डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड में किस तरह से आ गया, ठीक है। इस यही टॉपिक हम बात कर रहे हैं ना वेब बेसिक के अंदर, कि डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर किस तरह से जा रहा है। तो देखें, ये था जी मेरा फ्रंट एंड। कहाँ पर गया ये, जब दे ऐड न्यू कैटेगरी में मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास फॉर्म आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डाटा वो एंटर किया था, ठीक है। और वो डाटा होता होता मतलब बैक एंड के पास गया और बैक एंड से फिर डाटाबेस के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ इस लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पर वो डाटा फिर मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम डाटा सेव करवा रहे हैं डाटाबेस में, और यहाँ पर फिर वो डाटाबेस से हम फैच करके यहाँ पर शो करवा रहे हैं, यानी कि डाटाबेस से गेट करके यहाँ पर शो करवा रहे हैं, ठीक है। यही हो रहा है हमारी पूरी इस वेबसाइट के अंदर। आप किसी भी एंटिटी के अंदर चले जाएं, लाइक सेल, ठीक है। सेल के अंदर हम डाटा स्टोर तो नहीं करते, मतलब सेल बनाने से पहले डाटा स्टोर नहीं करते, जस्ट हम इसके अंदर, सॉरी सेल नहीं, रिपोर्ट का ये था कि रिपोर्ट के अंदर हम डाटा स्टोर नहीं करते। ये पहले से जो मौजूद डाटा है, लाइक सेल की सेल वाले कॉलम से ये उठाता है पहले से डाटा और उसकी रिपोर्ट जनरेट कर देता है। लेकिन एट द एंड क्या कर रहा है, ये भी डाटा मतलब यहाँ पे डाटा हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। सेल की बात करें तो यहाँ पर हम डाटा स्टोर करते हैं, ओके। जब न्यू सेल बनाते हैं और फिर वो सेल जो है वो शो होती है। अभी मेरे पास कोई आइटम वगैरह नहीं है, तो खैर इतना मतलब इसको हम लेंथी नहीं करते, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। कैटेगरीज भी रहते हैं। कैटेगरी की एग्जांपल मैं एक्चुअली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कॉलम कम है, इसको समझना ईजी है। वैसे मैं चाह रहा था कि आपको यूज़र की एग्जांपल दूं, लेकिन कैटेगरी की उससे भी ईजी है। सो अब चलते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि डाटा किस तरह से बैकएंड में गया है। ओके, मैं इसी पेज पे वापस आता हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ जी अपने प्रोजेक्ट में, और ये जो पेज है ना, इसका मैं फ्रंट एंड का पेज जो है ये ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा कौन सा पेज है, ऐड न्यू कैटेगरी का पेज है। यहाँ पर जाता हूँ और मैंने आपको बताया था हमारे फ्रंट एंड के जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, वो पड़े हैं जी टेम्पलेट में। ये रहा हमारा टेम्पलेट का फोल्डर, ओके। इसको ज़रा मैं कोलैप्स कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टेशनरी, ये एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, जो एक्चुअल हमारी ऐप है वो ये है स्टेशनरी, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एक है जी, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट के अंदर हम आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऐप क्या है, स्टेशनरी। तो मेन जो हमारा सारा काम हो रहा है वो यहाँ पर ही हो रहा है, ये स्टेशनरी के फोल्डर में, ओके। अब स्टेशनरी के फोल्डर के अंदर हम गए, हमारी ऐप है स्टेशनरी, और इसके जो फ्रंट एंड के पेजेस हैं वो होंगे टेम्पलेट में, ठीक है। अब इसको ओपन कीजिए, सारे पेजेस ओपन हो गए हैं, ओके। तो यहाँ पर हम जाते हैं जी ऐड कैटेगरी के पेज में। ये रहा हमारा ऐड कैटेगरी का पेज जो कि है फ्रंट एंड का पेज। ये साइड विंडो में बंद कर दूँ ज़रा, ओके। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहली लाइन तो ये है कि ये एक्सटेंड स्टेशनरी बेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये क्या चीज़, ये क्या काम कर रही है यहाँ पर लाइन, ये जस्ट ये जो ऊपर इसकी नैव बार है ना, ये आपको हर पेज के ऊपर नज़र आएगी, लाइक हेयर हेयर हेयर, मतलब जिस भी पेज पे जाएंगे ये यहाँ पर ही रहेगी, ठीक है। ये एक्चुअली हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, HTML फाइल है, जो कि हर पेज के ऊपर शो हो रही है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि बेस डॉट एच टी एम एल जो है इसको हम मतलब इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। हर पेज को इससे इनहेरिट कर रहे हैं, ओके, ये हम कह सकते हैं। तो ये लाइन बस यही काम कर रही है। हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमारे पेज के स्टार्ट के ऊपर बेस डॉट एच टी एम एल, या फिर दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो ये नैव बार जो है ना ये शो होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर शो हो रही है। हम कैटेगरी में ये हो रही है ऐड न्यू, तो ये ऊपर शो होती है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट हमारा टाइटल है ऐड कैटेगरी, और ये यहाँ पर शो होता है टाइटल ऐड कैटेगरी, इसको हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी होती है ना टैब, टैब के ऊपर जो टेक्स्ट शो हो रहा होता है इसको हम टाइटल बोलते हैं, तो वो हम सेट कर रहे हैं इससे, ओके। एक और भी आता है कंपोनेंट जिससे हम इसको सेट कर सकते हैं, जो कि ये है, मतलब अगर HTML में करना चाह रहे हो
तो फिर हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं, टाइटल एंड टाइटल। HTML के अंदर मोस्टली टैग इस तरह ऐसे हैं जिनको अगर हमने ओपन करना है तो उनको क्लोज भी करना है हमने। जैसे ये फार्म टैग है ना, देखें ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। और ओपनिंग और क्लोज में फ़र्क बस ये है कि यहाँ पर स्लैश है, ठीक है। ये देखिए ये H1 टैग है, लाइक इसको हम हेडिंग टैग बोलते हैं। तो ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज भी हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पर स्लैश है और स्लैश के बाद H1। इस तरह से ये टाइटल टैग है और इसके अंदर जो है ना, अब मैं वो अपना नेम स्पेसिफाई कर सकता हूँ। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, ठीक है। ये पाइथन से एक्चुअली शो हो रहा है और ये HTML से होगा शो। ओके, तो ये हमारा हो गया टाइटल। उसके बाद है ब्लॉग कंटेंट। अब ब्लॉग कंटेंट का मतलब ये है, एंड दिस एंड ब्लॉग कंटेंट का मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो भी आपको मतलब हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी हम फॉर्म वगैरह शो करवाना चाहें, कोई भी चीज़ शो करवाना चाहें, बटन ETC, वो कहाँ पे शो होगा, इस वाइट स्क्रीन के ऊपर। ये वाइट स्क्रीन हमारी एक ब्लॉक है जिसको हमने कंटेंट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या शो करवा रहे हैं, सबसे पहले तो एक हेडिंग है हमारी H1 ऐड न्यू कैटेगरी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड उसके बाद है जी फॉर्म। फॉर्म क्यों यूज़ होते हैं, डाटा को यूज़र से लेने के लिए, और जब यूज़र डाटा को एडिट करना चाहे तब भी हम फॉर्म टैग ही यूज़ करते हैं, और ये HTML का टैग है फॉर्म टैग, ठीक है। उसके बाद इसका मेथड है पोस्ट। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बल्कि नहीं अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, जब हमने डाटा जो है फ्रंट एंड से डेटाबेस की तरफ भेजना हो, ठीक है, फ्रंट एंड से या कह लें बैक एंड पे भेजना हो, ठीक है, तब हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो करते हैं पोस्ट। और जब डाटा हमने रिट्रीव करना हो, लाइक मतलब डाटा को हम एडिट करना चाह रहे हैं, लाइक इन दिस केस, मैं आपको ये केस एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं एडिट में जाता हूँ तो आप क्या देखते हैं कि डाटा पहले से ही इन दोनों फील्ड्स के अंदर लोड है, ठीक है। एडिट के फॉर्म पे ऐसा ही होता है ना कि डाटा जो है वो लोड जाता है। लाइक मैंने यहाँ पर ऐसे किया, अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर डाटा नहीं है क्योंकि हमने न्यू डाटा लिखना है। लेकिन अगर मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो डाटा पहले से ही यहाँ पे फील्ड्स में लोड हो रहा है, ठीक है। ये कैसे लोड हो रहा है, ये डेटाबेस से गेट कर रहा है डाटा को। तो इस केस के अंदर जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो होगा गेट का, ठीक है। जो हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे वो होगा गेट का। लेकिन जब हमने डाटा भेजना है, जब हम न्यू एक बना रहे हैं चीज़, न्यू डाटा एंटर करवा रहे हैं, तो फिर पोस्ट मेथड, दैट्स इट। और फॉर्म के अंदर मेथड जो प्रॉपर्टी है, इसके ओपनिंग टैग के अंदर इसको डिफाइन करना ज़रूरी है ये, ठीक है। या तो वो गेट होगा या पोस्ट होगा। उसके बाद CSRF टोकन, ये बस एक टोकन आता है पाइथन की तरफ से। ये इसलिए होता है कि जो डाटा है वो मतलब बार बार जब हम एंटर कर रहे होते हैं, मतलब तेज़ी से, तो डाटा हमारा जो है वो लॉस्ट ना हो, कुछ इस तरह का काम है इसका। उसके बाद farm.asp। अब ये हम अपना फार्म शो करवा रहे हैं, लाइक दिस, ये वाला कैटेगरी नेम और ये सारा डिस्क्रिप्शन ये वाला, ठीक है। ये हम शो करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है जी हमारा बटन, बटन टाइप सबमिट एंड सेव, ये वाला बटन है, ठीक है। बाकी ये जो कैंसिल का बटन है, कैंसिल, ये भी आई थिंक, एक मिनट जस्ट, ये सॉरी ये था कैटेगरी। मैं भी कहूँ कि कैंसिल का बटन यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो वो मुझे बाद में समझ आई कि ये तो मैंने एडिट कैटेगरी वाला पेज खोला हुआ है और ये है जी ऐड कैटेगरी का। सो हम ऐड कैटेगरी पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर ये आ गया हमारा फॉर्म। और इसको हमने कहाँ पर बनाया ये भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पर जस्ट हम एक नोटेशन यूज़ कर रहे हैं farm.asp, ठीक है। अब ये बना कहाँ पे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये सेव का बटन है हमारा, ठीक है, ये रहा। फॉर्म के अंदर ये, इसको हम फॉर्म के अंदर ही डिफ़ाइन करते हैं बटन को, और इसकी टाइप हम रखते हैं सबमिट, ओके। और जब यूज़र इसको सबमिट बटन को प्रेस करता है, लाइक यहाँ पर सेव इसके ऊपर शो हो रहा होगा, ये रहा। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये सबसे पहले मेथड देखेगा, ठीक है जी, पोस्ट है यानी कि मैंने डाटा भेजना है। और फिर ये देखेगा मैंने भेजना कहाँ पे है, तो ये यहाँ पर भेजेगा इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म को फॉलो करते हुए। अब ये जो फॉर्म है,
डीजेंगो के अंदर हम फार्म को अलग फ़ाइल के अंदर मतलब इसकी डेफिनेशन अलग फ़ाइल में देते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ाइल मिलेगी फार्म्स डॉट पी वाई। इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर हमें मिलेगा जी ये सारे फार्म है, लाइक स्टेशनरी आइटम फार्म, लाइक आइटम को ऐड करने का ये फार्म है। ओके, उसके बाद कैटेगरी फार्म ये रहा कैटेगरी फार्म, जहाँ पर हम मॉडल स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा है, कैटेगरी। ओके, और मॉडल मीन हमारी एंटिटी, या मॉडल मीन अब टेबल भी कह सकते हैं, मॉडल मीन टेबल। टेबल कौन सा है हमारा, कैटेगरी। और फील्ड्स कौन सी हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन। तो इसके हिसाब से इसने खुद ही हमें जो है यहाँ पर ये फील्ड्स दे दी खुद ही। ओके, बाकी ये बाकी फार्म्स हैं, इनको बाद में देखेंगे। तो ये हमारे फार्म थे, और यहाँ पर मॉडल हम यानी कि टेबल हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। जब यूज़र सेव के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो इसको पता है कि मैंने डाटा कहाँ पर जाकर सेव करवाना है, कैटेगरी मॉडल के अंदर। ठीक है, अब ये डाटा मतलब खुद ही तो नहीं उठ के चला जाएगा। ठीक है, इसका जो बैक एंड पे जो लॉजिक है वो अब क्या है, उसके उस लॉजिक को देखने के लिए हमें आना पड़ेगा जी व्यूज़ डॉट पी वाई में। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये कैटेगरी के व्यूज़ आ गए। व्यूज़ मीन फंक्शंस, ये बस आप ज़हन में बिठा लें। और यहाँ पर ये आ गया हमारा ऐड कैटेगरी का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखें ज़रा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट स्टार्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि अगर जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है, लाइक जब यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा सेव के बटन पे तो ये यहाँ पर आएगा ऐड कैटेगरी के अंदर। ओके, और ये अच्छा ये खुद ही ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है वहाँ पर तो हमने कहीं पे स्पेसिफाई किया ही नहीं कि भाई तुमने यहाँ ही आना है ऐड कैटेगरी पे। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये है, अगर यहाँ पर सेव का बटन क्लिक होता है तो यहाँ तो मैंने कहीं नहीं बताया कि भाई तुमने ये वाला फंक्शन आके रन कर देना है, ये वाला व्यूज डॉट पी वाई ये ऐड कैटेगरी का। तो ये हम इसको स्पेसिफाई करते हैं यूआरएल्स में। लाइक ये है हमारा यूआरएल और यहाँ पर होंगे कैटेगरी का यूआरएल, ये रहे। ठीक है, और ये रहा ऐड का। ठीक है, और यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि भाई जब वो ऐड का बटन जो है वो सॉरी ये रहा। ठीक है, हमारा जो व्यू है इसके दो काम है, एक तो पेज उसको शो करवा रहा है, दूसरा ये स्पेसिफाई करवा रहा है कि जब वो सेव का बटन क्लिक हो तो यहाँ पर ये ऐड कैटेगरी का जो फंक्शन है यही रन हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ़ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि अगर तो वो पोस्ट करना चाह रहे हैं डाटा हम, यानी कि डाटाबेस फ्रंट एंड से डाटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, फिर क्या होगा, इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड। अब ये फॉर्म कोई बस वैलिडिटी हम चेक कर रहे हैं कि मतलब कोई फील्ड खाली तो नहीं। ठीक है, ये इज़ वैलिड का फंक्शन बस ये चेक करता है कोई एरर तो नहीं आ रहा। उसके बाद अगर डॉट इज़ वैलिड, अगर तो वो वैलिड है, फिर क्या होगा, फॉर्म डॉट सेव। सिंपली हमने डॉट सेव का फंक्शन बस यहाँ पर यूज़ किया है, और डॉट सेव का फंक्शन बस कर क्या रहा है कि ये वो क्वेरी यूज़ कर रहा है जो मैंने आपको लिख के दिखाई थी ना, बल्कि नहीं, ये वो क्वेरी यूज़ कर रहा है, इंसर्ट इनटू क्वेरी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। ओके, ये एसक्यूएल क्वेरी इसके अंदर मतलब ऑटो उन्होंने डिफ़ाइन की होगी कहीं पे जाके कि इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम होता है लाइक कैटेगरी। ठीक है, तो वो डाटा इंसर्ट कर रहे हैं हम, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, रिटर्न रीडायरेक्ट कैटेगरी लिस्ट। यहाँ पर रीडायरेक्ट हमें करवा रहा है कैटेगरी लिस्ट के अंदर, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी ऐड करूँगा, न्यू कैटेगरी ऐड करते हैं, लाइक कैटेगरी क्या ऐड करूँ जी, डस्टर लिख देता हूँ, डस्टर्स, एंड सेव करूँगा। ठीक है, सेव किया और ये हम रीडायरेक्ट हो गए कैटेगरी लिस्ट की तरफ। ठीक है, तो इस तरह का। अब बाकी यहाँ पर एल्स का पार्ट है, फार्म इज इक्वल टू कैटेगरी फार्म, मतलब अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर हम उसी फार्म के ऊपर रहेंगे, कैटेगरी फार्म पे, लाइक यहाँ पर ही। ओके, एंड रिटर्न रेंडर स्टेशनरी ऐड कैटेगरी एचटीएमएल, यानी कि यहाँ पर ही हम रहेंगे, यहाँ पर ही, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी समय लगेगी, ज़रा दोबारा एक दफ़ा इसको मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। देखें वेब ने काम किस तरह से किया। सबसे पहले यूज़र को उसका फ्रंट एंड का जो पेज है वो नज़र आ गया, दैट्स इट। यूज़र ने जी यहाँ पर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वो सेव करना चाह रहा है वो उसने लिख दी और उसने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है,
अब बैकएंड के ऊपर ये काम किस तरह से हो रहा है? बैकएंड के ऊपर ये हमने सबसे पहले इसका एक फॉर्म स्पेसिफाई किया हुआ है, ये रहा, जो उस यूज़र को वहाँ पर नज़र भी आ रहा है। और इस फॉर्म के अंदर हमने बताया हुआ है कि मॉडल हमारा कौन सा होगा, कैटेगरी का, यानी कि टेबल कौन सा होगा, कैटेगरी का। ठीक है। अब अगर हम व्यूज़ में जाएं, फिर इसके साथ एक फंक्शन भी है जो डाटा को बैकएंड पे भेज रहा है। मॉडल को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, टेबल को। ठीक है, लेकिन इस डाटा को फ्रंट एंड से उठा के बैक एंड पे कौन भेज रहा है? यहाँ पर व्यू के अंदर जाएं तो ये ऐड कैटेगरी का जो मेथड है वो। ओके, ऐड कैटेगरी का जो मेथड है यही है एक्चुअली फॉर्म उधर जाके हमारा जो व्यू है कैटेगरी लिस्ट का, लाइक ये वाला, ये व्यू, इसको शो भी यही मेथड करवा रहा है। ठीक है, शो भी यही मेथड करवा रहा है। जब हमने लाइक यहाँ पर क्लिक किया ना, यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पे, तो ये शो, इसको रेंडर भी इसी ने करवाया। ठीक है, बाकी वो तो ज़ाहिर बात है, डिज़ाइनिंग तो इसकी यहाँ पर है, पेज तो ये है, लेकिन इस पेज को हमारे सामने कौन लेके आ रहा है? यही आ, ये ऐड कैटेगरी का जो फंक्शन है ये। ओके, और यहाँ पर अब वो देख रहे हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, जैसे यूज़र इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो ये खुद ही रन भी होगा। ओके, लाइक ये रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर किसी ने क्लिक किया है। अब जब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो फिर रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यानी कि रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है? पोस्ट, यानी कि यूज़र डाटा भेजना चाह रहा है बैकएंड की तरफ। एंड फॉर्म इज इक्वल टू कैटेगरी फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हम यहाँ पर स्पेसिफाई करवा रहे हैं, कौन सा फॉर्म है? कैटेगरी फॉर्म। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यानी कि डाटा हमने भेजना है। उसके बाद फॉर्म का जो डाटा आया है हमारे पास, उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि क्या वो डाटा करेक्ट है, मतलब कोई फील्ड मिस तो नहीं, या मतलब कुछ भी एरर हो सकता है। अगर वो वैलिड है तो फिर हम सिंपली कह रहे हैं फॉर्म डॉट सेव, मतलब ये फॉर्म जो है इसका डाटा जो है वो सेव कर दो, दैट्स इट। और ये सेव हो जाएगा। बाकी सेव करने के लिए फॉर्म के अंदर हमने वो जो है, फिर से बता दूं कि हमने मॉडल स्पेसिफाई कर दिया हुआ है कि मॉडल कौन सा होगा? कैटेगरी का। सो मैं वापस जाता हूँ व्यूज़ के ऊपर, एंड फिर हमें रीडायरेक्ट करवा देगा कैटेगरी लिस्ट की तरफ। और अगर मतलब यहाँ पर इफ़ एल्स हमने लगाया था ये वाला। ठीक है, बल्कि रिटर्न रीडायरेक्ट, एंड ये आई थिंक ये किसका एल्स होना चाहिए? ये इफ़। ओके, इफ़ इज टू पोस्ट, और अगर मतलब पोस्ट नहीं है तो एक मिनट, जस्ट ये जो एल्स है ये, हाँ अब ठीक है। ये एल्स थोड़ा पीछे था, इस वजह से मुझे मतलब थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि ये जो एल्स है ये इसका है या इसका है। तो ये इस वाले का था कि अगर तो वैलिड है तो फिर सेव करवा दो, एल्स या फिर अगर वैलिड नहीं है तो फिर हम वहाँ पर ही वो फॉर्म ही हमें दोबारा से शो करवा देगा। ठीक है, बाकी ये जो फंक्शन है ये हमें रिटर्न कर रहा है वही, ये हमें फॉर्म मतलब रिटर्न, ये सॉरी पेज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक्चुअली जो है हमें पेज दिखाती है। यहाँ पर हम कह रहे हैं रेंडर, यानी कि रेंडर कर दो। रेंडर कहते हैं मतलब दिखाने को हमें, मतलब जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी पे, तो ये वाली वो लाइन है, ये वाली लाइन जो हमें ये पेज दिखाती है। ठीक है, रेंडर रिक्वेस्ट स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी का फ़ोल्डर जो है ये रहा, ये फ़ोल्डर है स्टेशनरी का। और हमें कौन सी फ़ाइल दिखाओ? ऐड कैटेगरी डॉट एच टी एम एल, यानी कि ये वाली ऐड कैटेगरी डॉट एच टी एम एल, ये रही, ये आप नेम देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हमें ये दिखा देती है, दैट्स इट। अब डाटा जब सेव होगा, ज़ाहिर बात है डाटाबेस के अंदर ही जाएगा ना ये वाला डाटाबेस, तो फिर यहाँ पर वो डाटा हमारा आके सेव हो जाएगा। और जब लिस्ट ओपन होगी, लाइक जब हम जाएंगे वापस लिस्ट के अंदर यहाँ पे, तो अब इससे रिवर्स प्रोसेस होगा। डाटा पहले हमने सेव किया था, अब ये डाटा जो है ये लेस गेट कर रहा होगा। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट के अंदर, लाइक व्यू कहाँ गया हमारा? ये आ गया हमारे फंक्शन, यहाँ पर है कैटेगरी लिस्ट का फंक्शन। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? एक जस्ट हम वेरिएबल ले रहे हैं कैटेगरीज़ का, और इसके अंदर हम सारी कैटेगरीज़ के ऑब्जेक्ट जो हैं वो गेट कर रहे हैं। लाइक ये कैटेगरी, ये हमारा वो मॉडल है या टेबल कह रहे हैं। ठीक है, ओके।
डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब सारे उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है एक हमारा इंस्टेंस, लाइक एक कैटेगरी, उसको हम एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हम सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर गेट कर रहे हैं। और आल का मतलब सारे, सारे के सारे जो हैं उनको गेट कर लो, ठीक है। और फिर ये जो कैटेगरीज हैं हमारी, ये दे दो हमारे टेम्पलेट को, जो टेम्पलेट लोड हो रहा है। तो ये कैटेगरी जब टेम्पलेट को मिलेंगी तो बारी बारी जो है सारी यहाँ पर लोड होती जाएंगी। दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, जब हम डाटा गेट कर रहे हैं, यहाँ पर वो क्वेरी रन हो रही है जो मैंने आपको रन करके दिखाई थी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना ऑल, तो वो जो स्टार मैंने आपको लिख के दिखाया तो उसका मतलब होता है ऑल। इस तरह से हम जो है डाटाबेस से गेट कर रहे हैं। सो अभी अभी मे भी आपको पूरी तरह से समझ ना लगी हो, थोड़ा सा कुछ रह गया हो, लेकिन कल फिर इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूंगा ताकि आपको समझ लग जाए अच्छे से, ठीक है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें अभी, फिर बाद में हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है ना, ये वाला डी बेसिक्स। तो डी किस तरह से काम करता है। वैसे तो ये इसके साथ थोड़ा थोड़ा कवर हो गया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं आता हूँ। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, ये पूछना था कि जो हमारा डाटाबेस सेव हो रहा है, ये जो है डाटाबेस हमने एसक्यूएल यूज़ किया है या डिजांगो मंगोडीबी यूज़ किया है डाटाबेस बिल के लिए? बिल्कुल, ये एसक्यूएल डाटाबेस है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम कौन सा डाटाबेस, db.sqlite, एसक्यूएल लाइट ही डाटाबेस है, एसक्यूएल बेस्ड। वैसे बेसिकली डिजांगो के साथ मंगोडीबी नहीं यूज़ होता? नहीं, जेंगो के साथ मोंगोडीबी नहीं आता, जेंगो के साथ एसक्यूएल लाइट आता है। हाँ, ठीक है। पाइथन के साथ यूज़ होता है मोस्टली डाटाबेस हम, मोंगो। जी 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 जी, जी जी। पाइथन के साथ मोस्टली जो ये कि मोंगो यूज़ डाटा जो करते हैं। हमारा सेव हो रहा है, हाँ जी। ठीक है, और जो हमारा डाटा सेव हो रहा है ये हमारी लोकल मेमोरी में सेव हो रहा है? जी बिल्कुल, लोकल मेमोरी में सेव हो रहा है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, जहाँ पर ज़ाहिर ही बात है, हमारा अगर सारी फाइल थी हमारी यहाँ पर है ना, ठीक है। ये ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है। ऑनलाइन डेटाबेस वो होते हैं, वो फायर बेस हो गया, ठीक है, उस तरह के हैं। ये देखें, ये पड़ा हुआ डेटाबेस, ये डिलीट हो गया, सारा वेबसाइट का डाटा डिलीट हो जाएगा। ये है, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जी? और इसके अलावा जो हमारी जो कमांड हैं, जो एक्सटेंड वाली है या टाइटल वाली, ये क्या कहते हैं, पाइथन की कमांड है, मोंगो इसकी डिजेंगो की कमांड है? दोबारा से बोलिए, कौन सी कमांड है? जो हम लोग लाइक एक्सटेंड कमांड यूज़ कर रहे हैं या टाइटल कमांड ओके, यूज़ कर रहे हैं? ओके, ओके, ठीक है। वो जेंगो की हैं, ठीक है, वो जेंगो फ्रेमवर्क की हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं आऊँ यहाँ पर, ठीक है, ये इफ़ एल्स, तो ये तो पाइथन का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये प्योर पाइथन। लेकिन अगर मैं व्यू में जाऊँ तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंड का कीवर्ड हमें दिया, ये किसने दिया? ये जेंगो ने दिया हमें, ठीक है। ये ब्लॉक का कीवर्ड हमें किसने दिया? ये जेंगो ने दिया। ये चीज़ है। और कुछ? ठीक है, थैंक यू। ठीक है। मेन जो हमारा जो टॉपिक था ना, वो ये था कि डाटा हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड के, मतलब बैक एंड से, और फिर वो डाटाबेस के अंदर किस तरह से जा रहा है, और वेबसाइट हमारी एक्चुअली किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो वही, अगर मैं एंड पे, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर आऊँ, तो हमारा एक फ्रंट एंड होता है, ठीक है, जो यूज़र देखता है, यूज़र वहाँ पर डाटा एंटर करता है। वो जाता है बैक एंड में, जैसे हमारा व्यूज़ था, व्यूज़.py, ठीक है, जहाँ जो हमारा सारा डाटा प्रोसेस कर रहा था। और फिर वो जो हमारा व्यू.py था, वो डाटा भेज रहा था डाटाबेस को। जैसे हमने वो देखा, व्यू.py के अंदर एक फंक्शन था डॉट सेव का। तो इसी तरह से कोई भी वेबसाइट है, वो चाहे PHP में बनी हो, वो C# के अंदर बनी हो, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर बनी हो, ठीक है, वो इसी के ऊपर काम कर रही होती है। बस चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, डाटाबेस के सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन काम यही है। फ्रंट एंड से डाटा लिया, बैक एंड पे उसको प्रोसेस किया, और बैक एंड उसको डाटाबेस में सेव करवा दिया। अब आते हैं डी जेंगो बेसिक पे, ठीक है, मतलब जेंगो क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करता है। अब देखें, जहाँ पे हमने फ्रंट एंड के बेसिक अब देख लिए, तो अब जेंगो को समझना थोड़ा सा इजी होगा। फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या काम करते हैं? सबसे मेन काम जो फ्रेमवर्क का होता है ये कि एक तो ये फ़ाइल को हमें ऑर्गेनाइज करता है।
सारी फाइल जो जितनी भी फाइल है इनको ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ये बनी बनाई दे देता है। लाइक अगर हमने एक यहाँ पर न्यू यूज़र बनाना हो, अगर मैं फ्रेमवर्क को ना यूज़ करूँ इसको, तो मुझे पता नहीं कितनी मतलब हैसल करनी पड़ेगी। लाइक ये टेबल जो मैंने आपको शुरू में बताया है, यूज़र का टेबल हो गया, बाकी भी ये सारे काफ़ी सारे टेबल हैं। सेशन का टेबल हो गया, सेशन हम बोलते हैं इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना कि ये यूज़र अभी तक लॉगिन है या नहीं है। आपने वी एल एम एस के अंदर नोटिस किया होगा कि आप लेट से कोई आधे घंटे तक लॉगिन है और अपना अकाउंट आप यूज़ नहीं कर रहे, तो वो फिर आपको दोबारा से बोलेगा कि भाई लॉगिन करो। ठीक है, इसको हम सेशन बोलते हैं कि ये यूज़र का सेशन एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इसने खुद से टेबल मतलब बनाया हुआ है। माइग्रेशन है, इसको भी हम छोड़ते हैं। इस तरह मतलब ये काफ़ी सारे टेबल्स हैं जो ये हमें खुद ही प्रोवाइड कर देता है, तो इसको हमें हैंडल नहीं करना पड़ता। उसके अलावा अगर मैं इसके एडमिन पैनल की बात करूं, तो ये देखें एडमिन पैनल को भी ये हमें खुद ही प्रोवाइड करता है, मैंने उसकी डिज़ाइनिंग नहीं की। अगर आप टेम्पलेट का फोल्डर देखेंगे ना, तो इसके अंदर आपको एडमिन पैनल नज़र ही नहीं आएगा। ये था ना हमारा एडमिन पैनल। लाइक यहाँ पर अगर मैं जाऊँ एडमिन में, आई थिंक सर्वर ब्रेक हो गया हुआ है, मुझे दोबारा से रन करने दें। ओके, तो ये जो हमारा एडमिन पैनल है जितना भी, ये भी ये खुद ही हैंडल कर रहा है इसको। ठीक है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये मैंने मतलब इसको डिज़ाइन किया ही नहीं है, ये हमें बिल्ट इन मिला है। तो फ्रेमवर्क का ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये बिल्ट इन दे देता है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह हम इसी फ्रेमवर्क के जो कीवर्ड है एक्सटेंड को यूज़ करके हम एक ही पेज को हर पेज के ऊपर शो करवा रहे हैं। लाइक वो जो नेव बार थी हमारी, उसको हम हर पेज के ऊपर शो करवा रहे थे। एक मिनट जस्ट, ये था ना, तो यहाँ से अगर मैं बैक जाऊँ, ये लाइक ये, तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है ना, ये हमें देता है जी हमारा फ्रेमवर्क। और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने फ्रेमवर्क हैं। किसी लैंग्वेज में एक हैं, किसी में दो, किसी में तीन। जावा इसके अंदर भी, पाइथन के अंदर भी अब दो तीन है वेबसाइट के लिए। एक तो ये है जो जेंगो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा फ्लास्क भी है। ठीक है, जो अब हम आते हैं अपने बाकी भी इसकी चीज़ें मतलब देखने की तरफ के, और हमें फ्रेमवर्क क्या देता है। उसके बाद मेन चीज़ जो हमें देता है वो डेटाबेस ही हमें साथ ही दे देता है। अगर ये डेटाबेस हमें साथ ना दे, तो डेटाबेस का हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जो डेटाबेस जिसके अंदर हम हैंडल कर रहे होते हैं, और फिर अपने कोड को, अपनी जो हमारी जो ऐप हम बना रहे होते हैं, इसको हमें लिंक भी करना पड़ता है उस डेटाबेस के साथ, मतलब अपने प्रोग्राम वगैरह लिख के। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ ओपन करनी पड़ेगी। लाइक ओपन फोल्डर एंड जस्ट वेट, एच टी डॉक्स कॉस्मेटिक स्टोर सेलेक्ट फोल्डर। ओके, ये ना पीएचपी का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर एक फ़ाइल है डीबी कनेक्शन की। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, अब इसके अंदर देखिए कोई डेटाबेस नहीं है। ओके, और ये पीएचपी के पेजेस हैं। अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, ये एक फ़ाइल है जो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवा रही है, और इसका डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है, ये अलग से पड़ा हुआ है। ये अलग से सॉफ्टवेयर है जैम। ठीक है, उसके अंदर डेटाबेस है वो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी डेटाबेस अलग से पड़ा हुआ है। तो ये विदाउट फ्रेमवर्क है, यहाँ पे हम कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से सिस्टम चलता है। तो मैं वापस आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। यानी अगर हमारे पास डेटाबेस ना होता, तो फिर हमें इस तरह से अलग से कोड लिखना पड़ना था, जो कोड हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवा रहा होता। लेकिन जो हमारा जेंगो फ्रेमवर्क है, ये इस चीज़ को भी खुद से हैंडल कर रहा है। और ऐसे मतलब जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं ना, जिनके अंदर डेटाबेस को कनेक्ट कराना पड़ता है, डेटाबेस कनेक्शन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं होता। अच्छा, ये मैं स्टेशनरी वाला प्रोजेक्ट खोला, तो जो फेक रिव्यू डिटेक्शन वाले स्टूडेंट है ना, उनका भी यही इसी तरह से सीन है सारा, मतलब उनका भी डेटाबेस होगा ये वो सारा कुछ। तो चलिए, पहले मैंने वो खोला हुआ था, अब मैं फेक जो रिव्यूज़ वाला है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये फेक रिव्यू वाला ओपन किया, तो सेम, क्योंकि फ्रेमवर्क सेम है तो फाइल भी सेम ही ऑलमोस्ट, फंक्शनैलिटी अलग है लेकिन फाइल सेम है। यहाँ पर भी आप देखें ऐस वही डेटाबेस आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये हमारी ऐप है, इसके अंदर टेम्पलेट के फ़ोल्डर आ गया आपका। और टेम्पलेट के फ़ोल्डर के अंदर स्टेशनरी वालों का एक ही फ़ोल्डर है, और जो फेक रिव्यू वाले हैं इनके दो फोल्डर मैंने बनाए हैं। एक है रजिस्ट्रेशन, लाइक इसके अंदर लॉगिन और बस रजिस्टर का पेज मैंने लगा रखा हुआ है।
और रिव्यू के अंदर बाकी आपके पेज, आपके भी ये देखें base.html है, ठीक है। उसके बाद होम आ गया, पोस्ट रिव्यू आ गया, और प्रोडक्ट डिटेल यानी कि प्रोडक्ट की जो डिटेल शो होती है वो होती है आपकी इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो फाइल हैं इनका ब्रेकडाउन हम करते हैं बारी बारी। 3 मिनट रह गए, 3 मिनट में जो है ना हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा जी, फाइल्स का बारी बारी जो है ना वो ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, लाइक फेक रिव्यू डिटेक्शन, या फिर स्टेशनरी के केस के अंदर यहाँ पर नाम होगा स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको अगर हम ओपन करें, इसके अंदर हमें एक और फोल्डर मिलता है उसी नेम का, जिस नेम का हमारा मतलब फ़ोल्डर होता है, जिस नेम जो नेम मतलब हमने प्रोजेक्ट कर रखा है उसी नेम का एक फ़ोल्डर होता है, और एक हमारी मतलब ऐप का फ़ोल्डर होता है। बाकी यहाँ पर एक फ़ोल्डर और होता है जिसके अंदर हमारी इमेजेस होती हैं। लाइक अगर मैं इसको ओपन करूँ तो जस्ट इसके अंदर इमेजेस हैं। स्टेशनरी के केस के अंदर भी यही है, ठीक है। अब ये जो फ़ोल्डर है ना उसी नेम का, इसके अंदर ये कुछ फाइल्स होते हैं, ये हमें खुद ही बना देता है। ये सारी फाइल इसने खुद बनाई है, मैंने इसके अंदर से एक फाइल भी खुद नहीं बनाई। यूआरएल्स के अंदर हमारे होते हैं मेन यूआरएल, लेकिन इसको हम यूज़ ही नहीं करते। इस यूआरएल के अंदर हमने बस क्या करना होता है कि हम अपने यूआरएल को रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हम रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं reviews.url, यानी कि ये वाली जो 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 भी यूआरएल होते हैं ना, हम बस इसके अंदर ये बता रहे थे कि भाई हम इस फाइल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने ये वाला url.py यूज़ करना है जो कि हमारे ऐप वाले फोल्डर के अंदर होता है, लाइक ये वाला यूआरएल, ठीक है। बस ये बताते हैं। बाकी सेटिंग है, setting.py के अंदर एक दो चीज़ें हैं, मतलब हम इसके अंदर क्या डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो अपनी ऐप यहाँ पर ऐड करते हैं, जो हम ऐप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये रिव्यू वाली फाइल ऐप बनाई है तो इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। बाकी इसके अंदर मेन मेन चीज़ें होती हैं, लाइक डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये है, ये खुद ही इसको डिफ़ाइन किया, इसको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया। हम जो यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं वो एक तो ये है, तो रिव्यू हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पर ऐड कर देते हैं। या फिर यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हमारे कुछ होते हैं यूआरएल, इनको ऐड करते हैं। मतलब जब लॉग इन के बटन के ऊपर क्लिक करें तो कहाँ पर आए, और लॉग इन के बाद कहाँ पर जाए, ये वो चीज़ें हम एक दो तीन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है फाइल, इसके साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बाकी सेटिंग के साथ है, यूआरएल्स के साथ है, थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे करते हैं हम। मेन काम आ जाके हमारा कहाँ होता है, हमारे ऐप के अंदर ही, जैसे रिव्यूज़, ये हमारी ऐप है। बाकी ये फाइल है पाई कैशे, जस्ट हमारा कैशे स्टोर होता है, मतलब जब हम ऐप को यूज़ कर रहे हैं जो भी कैशे बनता है, टेम्प्रेरी फाइल बनती है, उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर कर होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था फोल्डर की, जो कि था माइग्रेशंस का, ठीक है। अब पाई कैशे की मैंने आपको बता दिया कि ये जस्ट कैशे है, मतलब टेम्प्रेरी फाइल्स, और खुद ही इसको हैंडल करता है, खुद ही स्टोर करता है। स्क्रीन एक मिनट तरह मैं शो करता हूँ, स्क्रीन शो करना आई थी, मैं भूल गया हूँ। एंटायर स्क्रीन एंड स्क्रीन वन शेयर। ओके, नज़र आ रही स्क्रीन आप लोगों को? ओके, तो उसके बाद पाई कैशे के बाद था माइग्रेशन का फ़ोल्डर। अब माइग्रेशन क्या होती है, हर फ्रेमवर्क के अंदर ये माइग्रेशन का वर्ड यूज़ होता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखें, हम जब अपने टेबल बनाना चाह रहे होते हैं ना, तो टेबल हम खुद से डेटाबेस के अंदर जाके नहीं बना रहे होते, हम बस उनको डिफ़ाइन करते हैं और माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब एक हम कमांड लिखते हैं, मेक माइग्रेशन, और उससे माइग्रेशन की फ़ाइल बनती है, ठीक है। और फिर हम शायद इसके अंदर कमांड है अप्लाई माइग्रेशन, तो उसका फिर वो टेबल बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर ना एक हमारी फ़ाइल है model.py, इसके अंदर हमने जो टेबल बनाना होता है ना उसको पहले डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्लास का टेबल है, इसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। सॉरी, प्रोडक्ट का टेबल है, इसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन टेबल को हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है एज अ क्लास, ठीक है। इसका ये सिंटैक्स है कि क्लास प्रोडक्ट। अब ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जी, किसके लिए, ये है फेक प्रोडक्ट रिव्यू वालों का, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट के टेबल हैं, तो जो स्टेशनरी वाले हैं उनके भी इस तरह के टेबल हैं, ठीक है। तो उधर जो हमने प्रोडक्ट को नाम, आइटम का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी वालों की फील्ड ज़रा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। खैर, यहाँ पर हमें एक क्लास बनानी पड़ती है, जैसे ये आप क्लास देख रहे हैं, और यहाँ पर हम फिर उसकी फील्ड्स को स्पेसिफाई करते हैं। लाइक एक नेम की फील्ड होगी, और मॉडल डॉट चार फील्ड, मतलब हम कह रहे हैं ये इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, करेक्टर, इसके अंदर हम करेक्टर लिखना चाहते हैं।
और इसकी मैक्स लेंथ है 255, मतलब इसके अंदर 255 करेक्टर हम लिख सकते हैं नेम के अंदर, नेम वाली फील्ड के अंदर। उसके बाद एक इमेजेस वाली हमारी होगी, एक एक कॉलम होगा इमेजेस का, और ये इमेज फील्ड है इसको हम कह रहे हैं। और अपलोड टू, ये प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं इसी के अंदर कि ये हमारा मतलब कौन सी लोकेशन होगी जहाँ पर इमेजेस हमारी अपलोड होंगी। तो ये रही प्रोडक्ट का टेबल। ठीक है, स्टेशनरी वालों का भी यहाँ पर वो स्टेशनरी या इमेज का फोल्डर था, आई थिंक उसका नेम लिखा होगा यहाँ पे। उसके बाद प्राइस, और यहाँ पर मॉडल डॉट डेसिमल फील्ड, मतलब ये हमारी डेसिमल फील्ड है। डेसिमल फील्ड बोलते हैं लाइक ऐसी फील्ड जिसके अंदर हमने डेसिमल डाटा स्टोर करना, लाइक अगर ये आप प्राइस देखेंगे तो ये ऐसे स्टोर हुई होगी 10.20 इस तरह, ठीक है, 12.20, यानी कि पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन की फील्ड है, डॉट टेक्स्ट फील्ड हम इसको कह रहे हैं। अब ये 4 फील्ड है और ये टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, जब हम इसका फॉर्म बनाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉर्म मैंने आपको बताया कि जस्ट हमें फील्ड का नेम लिखना पड़ता है और फॉर्म बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसके लिए वो हमें देगा, मतलब इन मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड एक मिनट जस्ट, मैंने डॉट पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके, सी डी एंड फेक रिव्यू। एक्चुअली ये एरर क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो ये था टर्मिनल, ये अभी प्रोजेक्ट के फोल्डर में है। ठीक है, और जो मैनी डॉट पी वाई की फ़ाइल है ये हमारी पड़ी हुई है फेक रिव्यू डिटेक्शन के फोल्डर में, ये रही, इसलिए ये एरर आया, फेक रिव्यू एंड डिटेक्शन। या अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और इसने हमें ये एरर शेरर दे दिए हैं, लेकिन क्यों, एन एल टी के, ओके। मैंने एक्चुअली ना पाइथन दोबारा इंस्टॉल की थी जिसकी वजह से जो एन एल टी के है यहाँ पर वो इंपोर्ट ही नहीं है, मतलब मुझे पैकेजेस दोबारा इंपोर्ट करने पड़ेंगे। खैर मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ स्टेशनरी वाला, क्योंकि वो तो रनिंग फार्म है मेरे पास। एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी वाले प्रोजेक्ट से आप लोगों को समझाना भी थोड़ा आसान है। डॉट सेव, ओहो, फिर से गलत फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। फाइल, ओपन फोल्डर, एंड स्टेशनरी प्रोजेक्ट एंड दिस सेलेक्ट फोल्डर। अब ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको मतलब एग्जांपल दे रहा था किस चीज़ की, माइग्रेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, माइग्रेशन के अंदर इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि पहले हम टेबल जितने भी हमने बनाने थे उनको हम डिफ़ाइन करते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। अब ये स्टेशनरी वालों के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टेबल बनाने पड़े थे, लाइक स्टेशनरी आइटम, लाइक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं वो, परचेज़ हो गया। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी के अंदर 2 कॉलम है, समझाना आसान है। यहाँ पर हमारा कैटेगरी का कहाँ पर गया, रिपोर्ट, सेल आइटम, सेल एंड परचेज, स्टेशनरी आइटम, और ये रहा कैटेगरी का सबसे ऊपर है। इसके अंदर 2 ही हमारे पास फील्ड थी, नेम की और डिस्क्रिप्शन की। अब देखिए नेम का मैंने बोला हुआ है ये 4 फील्ड है, और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये टेक्स्ट फील्ड है। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या आता है वो मैं आपको बताने लगा था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं जाऊँ यहाँ पर कैटेगरी के अंदर और ऐड न्यू कैटेगरी, एंड अब ये क्या एरर दे दिया इसने, ऐड न्यू कैटेगरी, cannot access local variable form where it is associated with the value. Views.py line 74, where
It is not considering the value. अभी सही चल रहा था, पता नहीं क्या मसला हुआ। एंड हेयर इज आवर फॉर्म। यहाँ पर तो सब ठीक है। खैर स्टॉप पी पाई 979, यहाँ पर भी सब ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। खैर एरर सॉल्व करने की तरफ भी मैं नहीं जाता, वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी काफ़ी। आपको बताने का मकसद बस ये था, मैं एडिट पे जाकर देखता हूँ। ओके अब यहाँ पर आ गया। देखें जब हम उसको बोलेंगे कि चार, यहाँ पर दो टाइप थे ना हमारे पास, एक मिनट जस्ट, मॉडल कहाँ पे गया, मॉडल, मॉडल डॉट पी वाई। ओके तो यहाँ पर जब हमने इसका टेबल बनाया तो हमने बोला नेम जो है ये होगा चार फील्ड, और डिस्क्रिप्शन होगी टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड हम बोलते हैं जी इसको, ये टेक्स्ट फील्ड होती है, और ये हमारी चार फील्ड होती है। ठीक है, ये दोनों में बस फ़र्क है। तो इस तरह पहले हम टेबल जो है अपने डिफ़ाइन करते हैं मॉडल डॉट पी वाई के अंदर, और फिर हम एक कमांड लिखते हैं परफॉर्म माइग्रेशन की। इससे क्या होता है कि हमारे जो जो फर्क क्या है? जी जी, फर्क क्या है मैंने कहा? इन दोनों में फ़र्क क्या है? टेक्स्ट फील्ड होती है ज़्यादा करेक्टर्स लिखने के लिए, सिंपल अगर बात करूँ, और चार फील्ड होती है कम करेक्टर लिखने के लिए, कितना सिंपल। मैक्सिमम ये कितना? देखें, इसके अंदर मैक्सिमम हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं मैक्स लेंथ 100। ये इसकी लेंथ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब 11 की कर सकते हैं, 5 की, जितनी मर्ज़ी, नहीं 10 की इसका कर भी दो। अगर मैं टेक्स्ट लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या लिख दें इसको? इसका भी अगर टेक्स्ट ही कर दें जी जी, टेक्स्ट फील्ड अगर कर दें, तो उसका क्या फ़र्क होगा? वो प्रॉपर अप्रोच ही नहीं है। मतलब जब हम नेम्स वगैरह लिखते हैं तो हम उसके लिए एक इसको वैसे हम बोलते हैं, ये तो वैसे फ्रेमवर्क है ना, अगर प्लेन इसको HTML में करें तो इसको हम बोलते हैं जी, जेंस इसका नाम निकल गया मेरे, इन टेक्स्ट फील्ड, वहाँ हम इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमने शॉर्ट नेम्स मतलब उसके साथ काम करना तो हम हमेशा यही यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर अप्रोच है इसकी। फॉर्म्स वगैरह भी आपने अगर देखे होंगे तो उसके लिए जब जहाँ पे हमने नेम लिखना होता है वहाँ पे हम इसी को यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैग। अगर HTML के हिसाब से बात करें, वैसे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पाइथन हमें दे रहा है ना, लेकिन अगर हम HTML के हिसाब से बात करें तो ये एक इनपुट टैग है। अच्छा मैं यहाँ पर ना HTML ही हमारे पास रेंडर होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो एक मिनट जस्ट, इंस्पेक्ट, यहाँ पर ये टीम, और बल्कि ये बहुत छोटा लिखा है, आपको नज़र भी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो यहाँ पर ये इनपुट है, टाइप है इसकी टेक्स्ट। जब जब हमने नेम के साथ काम करना होता है तो फिर हम ये यही यूज़ करते हैं। इधर वैसे वो एज HTML रेंडर हो रहा है, ये हमने कोड HTML में नहीं लिखा, हमने पाइथन में लिखा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर HTML में रेंडर हो रहा है। और ये हमेशा हम इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट रखते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ ये, तो यहाँ पर जो है इसकी टाइप है टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, ज़्यादा सारा टेक्स्ट मतलब लॉन्ग टेक्स्ट अगर लिखना हो लाइक पैराग्राफ टाइप, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये फ़र्क है बस, प्रॉपर अप्रोच यही है। बाकी उसके लिए भी ये बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर अप्रोच नहीं होगी। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जब हम टेबल यहाँ पर एक अपना डिफ़ाइन कर देते हैं उसकी क्लास एक मॉडल की, फिर हम यहाँ पर आके कमांड लिखते हैं। जिस तरह हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई की लिखते हैं, इस तरह हम एक कमांड लिखते हैं अप्लाई माइग्रेशन की। उससे क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर उस नाम का टेबल बन जाता है। ठीक है, और उस पहले उसकी फ़ाइल बनती है बल्कि, और वो फाइल सेव होती है माइग्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ये सारी लिखना होता माइग्रेशन। है, ये टर्मिनल में लिखना होता है माइग्रेशन की कमांड? जी, माइग्रेशन की कमांड टर्मिनल में लिखनी होती है? बिल्कुल टर्मिनल में लिखनी होती है। मैंने सारे ये पहले मॉडल स्पेसिफाई किए थे और फिर इसकी कमांड लिखी थी मैंने।
फिर जाकर टेबल बने थे इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, और फिर डेवलपमेंट बाद में मतलब शुरू की थी, वो क्रिएट जो भी मतलब बाकी ये पेजेस बाद में बने थे, पहले इनके टेबल बने थे। ठीक है, जैसे ये init डॉट पी वाई है, इसको अगर ओपन करता हूँ ये देखें, जो पहली मैंने कमांड रन की थी मतलब मेक माइग्रेशन की, उसके अंदर ये सारे देखें, पहले मैंने मॉडल डॉट पी वाई के अंदर सारे टेबल डिफाइन किए, उसके बाद मैंने मेक माइग्रेशन की कमांड जब लिखी तो अब इसके अंदर जो है ये डेटाबेस के हिसाब से मतलब डेटाबेस के अंदर जो क्वेरीज रन होगी वो है। ठीक है, क्रिएट मॉडल नेम क्या होगा, कैटेगरी, फील्ड्स ये आएंगे, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ये फ़ाइल बनती है माइग्रेशन की। ओके, और जो माइग्रेशन की फ़ाइल बनती है वो बस होती है इस माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर। ठीक है, फिर जब हम अप्लाई माइग्रेशन करते हैं तो इसी फाइल से फिर वो डेटाबेस के अंदर टेबल बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से डेटाबेस के अंदर टेबल बनते हैं। असल में बात हमारी शुरू हुई थी कि माइग्रेशन का फ़ोल्डर क्या है, इसके अंदर क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा टेम्पलेट का फ़ोल्डर। तो इसके अंदर से आपको अब तक पता लग ही गया होगा कि इसके अंदर हमारी HTML फाइल्स होती हैं, यानी कि फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं जो यूज़र को नज़र आती हैं। लाइक यहाँ पर ये लॉगिन का पेज हो गया और सारे जो पेजेस होते हैं वो। उसके बाद init डॉट पी वाई ये ऑटोमेटिकली इसको बनाता है फ़ाइल को, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एडमिन डॉट पी वाई इसके अंदर अब क्या होता है, इसके अंदर जो एडमिन पैनल है उसके अंदर अगर हम किसी एंटिटी को हैंडल करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पर मैंने अब जस्ट ना एक तो एंटिटी ये है कस्टम यूज़र एडमिन की। ठीक है, और यहाँ पर बाकी ये यूज़र के ये इसने हमें ऑटोमेटिकली दी हुई है। ठीक है, इसको मैंने कुछ भी अभी नहीं किया। हाँ, अगर मैं हमारा जो एडमिन पैनल है ये स्टेशनरी वालों का एडमिन पैनल है। ठीक है, अगर ये एडमिन पैनल जो है यहाँ पर मैं मतलब आइटम्स को वहाँ से ऐड करवाना चाहूँ, या फिर कैटेगरीज़ को वहाँ से भी ऐड करना चाहूँ एडमिन पैनल के अंदर, तो यहाँ पर फिर मुझे उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो फिर हम उन चीज़ों को यहाँ से भी कर सकेंगे, मतलब एडमिन पैनल से भी कर सकेंगे जाके। ये इसलिए होती है एडमिन डॉट पी वाई, यानी कि एडमिन पैनल को मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद है एप्स डॉट पी वाई, ये खुद ही बनती है। ठीक है, और इसके साथ भी मतलब हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है फॉर्म डॉट पी वाई, तो इसके अंदर हम हर जो एक मॉडल है हमारा, हर एंटिटी उसका फॉर्म बस यहाँ पर हम जो है ना वो बनाते हैं। अच्छा, मोस्टली चीज़ें हमने देख ली हैं, बस थोड़ा सा रह गया ये। तो वैसे जितना रह गया तो नहीं, हमें कल करना चाहिए था एक साथ। जब इतनी चीज़ें बताई जाती हैं ना तो माइंड में कुछ भी नहीं रहता। मेरे खैर, ख्याल में काफ़ी आज के लिए एक बार देखना पड़ेगा सारा एक बार। हाँ ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन चलिए इसको कंप्लीट तो कर देते ना। खैर, यहाँ पे फॉर्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल मैंने आपको बता दी, इसके अंदर फॉर्म्स होते हैं जस्ट। ठीक है, और उसके बाद मॉडल डॉट पी वाई ये इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट डॉट पी वाई इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। और यू आर एल इसके अंदर हमारे यू आर एल्स होते हैं, लाइक इसके अंदर ये होता है कि जब किसी बटन के ऊपर क्लिक हो तो तब कोड कहाँ पर जाएगा, ये होता है बस। लाइक ये पाथ है हमारा परचेजेस। उसके बाद ऐड के बटन के ऊपर जब क्लिक होगा, मतलब बटन के पाथ होते हैं इसके अंदर। बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो कौन सा व्यू मतलब लोड हो वो होता है। देन व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है, तो इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस होते हैं। लाइक ऐड कैटेगरी, यहाँ पर आप जैसे ये हमारा फंक्शन है डिलीट कैटेगरी, जो कैटेगरी को डिलीट करवाता है। सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं हमारे। लॉग इन के भी और रजिस्टर के भी इसके अंदर होंगे कहीं पे, या फिर वो मैं बाई जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वो यूज़ किए होंगे तो वो नहीं होंगे। लाइक यहाँ पर ये ऐड सेल का फंक्शन यहाँ पे आ गया, एडिट सेल का यहाँ पे आ गया। ठीक है, और एडिट, ये सारे फंक्शन जो हैं मेन काम इन फंक्शंस का ये होता है, अगर तो डाटा चाहिए तो डाटाबेस से डाटा लेके फ्रंट एंड को भेज रहे होते हैं। अगर डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है तो फ्रंट एंड से डाटा लेके डाटाबेस में स्टोर करवा रहे होते हैं। इन फंक्शंस का जो मकसद है वो ये होता है, यानी कि डाटाबेस के साथ मॉडिफाई करना, डाटाबेस को मॉडिफाई करना। अगर डिलीट का फंक्शन है तो वो डाटाबेस में से रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे सारे कवर हो गए। बाकी ये वही है मेन जो होता है, जिसमें ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। फिर ये हमारा डेटाबेस आ गया, और यहाँ पर एंड के ऊपर मैनी डॉट पी वाई की फ़ाइल है। ये भी फ़ाइल खुद हमें बना के देता है, ये इसके अंदर हमने खुद कुछ भी नहीं बनाया होता, ये आप देख सकते हैं। और इसी फाइल को यूज़ करते हुए हम सर्वर को रन करते हैं, एक दो चीज़ें जो है हम और करते हैं इससे। और ये फ़ाइल खुद बनाता है, इसके अंदर मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। ये जो फ्रेमवर्क है इसने खुद मुझे दी है। सारा फ्रेमवर्क जो है ये मैंने आपको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। ओके जी, अब अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चन?
वैसे जितना कुछ मैंने बताया है आपके ज़हन में तो ये भी रहा ही नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आप इस वीडियो को जो है ना सुबह कम से कम एक दो दफ़ा दोबारा देखें। देखना पड़ना है इसमें। हाँ वीडियो दोबारा देखें इसको। और ये पहली दफ़ा है, अगर नहीं समझ आ रही चीज़ें कोई बात नहीं, पहली दफ़ा में नहीं आती। फिर नेक्स्ट क्लास में ना मैं ये कहता हूँ नेक्स्ट क्लास में तो ये है कि 5-10 मिनट ज़रा जो प्रीवियस लेक्चर है इसकी क्वेश्चनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर शुरू कर देना, क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या? स्टार्टिंग ही 5-10 मिनट जो है वो हम दे देंगे प्रीवियस लेक्चर को, कोई सवाल उसमें से जो हुआ था तो वो पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, इसको आप देखें, देखना ज़रूर है इसको आपने, ठीक है। सभी ने दोबारा देखना है और फिर ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस आपने दो चीज़ों की जो पूरी वीडियो मैंने बना दी है आपके लिए, इसके अंदर आपने दो चीज़ों के जवाब ढूंढने हैं कि डाटा जो है फ्रंट एंड से बैक एंड के पास और फिर वहाँ पे डाटाबेस के अंदर किस तरह से गया है, यानी कि वेब बेसिक्स आपसे क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद डी जेंगो के बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि डी जेंगो किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी फाइल, इनके मतलब क्या क्या है। जब ये दो चीज़ों के आप सवाल इस पूरी वीडियो के अंदर ढूंढेंगे, समझ लें आपने सब कुछ समझ लिया। दैट्स इट। तो चलें, फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे हम क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।